Good morning and Jai Hind to all. Welcome to our UPSC CDS Examination Polity course. आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करवा रहा हूं आपके जीएस के सिलेबस को एंड सबसे पहला टॉपिक आज मैंने रखा है प्रीएम्बल. बिफोर स्टार्टिंग द प्रीएम्बल आई विल ऑल्सो मेक श्योर दैट आपको पता लगे कि जो बेसिक्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड जो आप पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, ये इंडियन पॉलिटी है क्या. बिकॉज बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि इंडियन पॉलिटी को पॉलिटिक्स से भी कंफ्यूज करते हैं. कुछ बच्चे मुझे क्लास में कहते थे सर पॉलिटिक्स कब करवाओगे. आई विल नॉट डू एनी पॉलिटिक्स हेयर. यहाँ पर हम पॉलिटी करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे एंड यहाँ पर हम पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लेजिस्लेशन सारा का सारा यहाँ पर हम करेंगे. डन. सो बिफोर स्टार्टिंग माई टूडेज लेक्चर आई वॉन्ट टू मेक श्योर डैट मैंने आपको जैसे बताया था अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में कि पॉलिटी ज्योग्राफी से बहुत से क्वेश्चन आएंगे एंड पॉलिटी सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर, बट इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लाइन वाइज लाइन खींचते हैं. वो हर बार आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम द प्रेसिडेंट, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बट कुछ क्वेश्चंस उनके बिल्कुल इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जो लाइन में से आपको इन्फर करने पड़ेंगे. डन. एंड प्लस सबसे बेसिक रूल पॉलिटी का पढ़ने का आपको इसको करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट कर पढ़ना है. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो पॉलिटी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आप इसे करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके चलेंगे. प्लस इससे आपको मैंने बताया था, इससे आपके दो सब्जेक्ट्स इकट्ठे ही सॉर्ट आउट होंगे, करंट अफेयर्स प्लस द पॉलिटी पार्ट. सो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का सिलेबस. फर्स्ट टॉपिक मैंने प्रीएम्बल लिखा है एंड प्रीएम्बल से भी पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इंडियन पॉलिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, इसके ऊपर एक लिमिटेशन भी है वो क्या होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह के होते हैं एंड हम कौन सा इलेक्शन सिस्टम यहाँ पर हम अडॉप्ट कर रखा है. वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर प्रेसिडेंट सिस्टम हो गया. सो हम सब कुछ पहले बेसिक्स करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक प्रीएम्बल. डन. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन पॉलिटी करने से पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन चीज क्या है. ओके, पहले तो आपको यही पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या जो मैं पढ़ने जा रहा हूं. वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव इंडियन पॉलिटी जो हम करने जा रहे हैं एंड लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ये चीज होती क्या है, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे पास. अगर वो आपको पता होगा तो आप हर चीज को बहुत आराम से समझेंगे. डन. सो लेट्स स्टार्ट with the constitution. First, basic of the constitution. Constitution is basically, अगर मैं आपको एक बहुत ही simple language में बताऊं तो it is a power map. It is a power map. ये बता रहा है कि किस किस के पास कौन सी पावर्स हैं. लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कौन सी हैं, हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन सी हैं. सो एक तरीके से ये मैप बना के दे रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को गवर्न करना है. गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स हैं हमारे पास, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग और ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट. That means ये अभी तक चेंज होता जा रहा है. It has been enacted on 26 जनवरी 1950. ये आप सबको पता होगा बेसिक. हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करा, 26 नवंबर 1949. ये दो डेट्स में से क्वेश्चन आता है. कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब करा, 26 नवंबर 1949. कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एन एक्शन कब आया, 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ पावर मैप. पावर मैप, एक मैप, जैसे मैप्स में अलग अलग वो बने होते हैं, स्टेट्स बने हुए हैं, तो यहां पर पावर मैप मींस ये सारी की सारी पावर्स को इसने डिफाइन कर दिया. द सुप्रीम डॉक्यूमेंट, द सुप्रीम डॉक्यूमेंट जिसके बेस पर गवर्नमेंट गवर्न कर रही है. सो यहां पर सारी की सारी जो पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये सब डिफाइन कर दी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन.
तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिफाइन करती हैं कि कैसे गवर्नमेंट को गवर्न करना है। So our supreme document, our supreme religion, if somebody asks what is a religion, the supreme religion of our country is our constitution. And इसी कारण 26 नवंबर 1949 को सरकार ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल डे, अंबेडकर डे, बिकॉज अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर वॉज द मेन आर्किटेक्ट बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आपको करंट अफेयर्स में साथ साथ इस तरीके से मैं आपको कनेक्ट कर कर चलूंगा सो डैट आपको पता लगता रहे कि कनेक्ट कैसे करना है। पहला हमने बेसिक करा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स which defines how the government governs. Okay, constitution is a power map. ये एक power map है जो define कर रहा है किसकी कौन कौन सी powers हैं। So this is the basic of constitution. अब constitution जो है वो दो तरह के होते हैं। First is we have a written constitution, other we have the unwritten constitution. But अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में, इस क्वेश्चन को कैसे घुमाते हैं वो कि कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो। अगर क्वेश्चन आ जाए आंसर विल बी नो, ऐसा नहीं होगा। फर्क बस ये होगा कि किसका कोडिफाइड फॉर्म में होगा, दैट इज अ रिटन फॉर्म, एंड किसी का अनकोडिफाइड फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल द अनरिटन वन, यूके का एग्जांपल आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। ओके, वी हैव द लार्जेस्ट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, आपको पता होगा। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पॉइंट क्या है, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफाइंड, ऑल आर ऑलरेडी रिटन, कॉडिफाइड। पहले से ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बुक है हमारे पास, जो संविधान की बुक है वो लिखी हुई है। रूल्स हैव बीन ऑलरेडी डिफाइंड। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक प्लेस पर सारे रूल्स नहीं लिखे हुए हैं। दे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो टाइम टू टाइम अपने जैसे ही सर्कमस्टांसेस आते हैं उस हिसाब से लॉ को फ्रेम कर देते हैं। सो अगर एक मोटा मैं आपको यूपीएससी के तौर पे इसमें डिफरेंस बताऊं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम बॉडी है वो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन में सुप्रीम बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन में सुप्रीम बॉडी जो है वो है पार्लियामेंट। ओके, सो रिटन में हमारे पास सबसे सुप्रीम जो सोर्स है जिसको हम फॉलो करेंगे वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अनरिटन में मैंने जैसे आपको बताया कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, इसलिए अनरिटन में हमारे पास सुप्रीम है पार्लियामेंट। सेकेंड डिफरेंस, जितने भी हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, ऑल आर सबऑर्डिनेट, ऑल आर सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे सुप्रीम क्या चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास इन द रिटन वन। फॉर एग्जांपल द इंडिया, यूएसए, एंड जितने भी हमारे पास आईपीसी, सीआरपीसी या अदर लेजिस्लेशंस, ऑल आर सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द अनरिटन देयर इज नो सच प्रोविजन, देयर इज नॉट सो प्रोविजन। यहां पर जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, सर्कमस्टांसेस आते हैं उसके हिसाब से लॉ बन जाते हैं। बट यहां पर जो रिटन है वो हमारे पास इनेक्टेड है। वी इनेक्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। सो हमारे पास रिटन और अनरिटन का बेसिक एग्जांपल, बेसिक रीजन, वो डिफरेंस क्या है कि रिटन में वी हैव अ रिटन कोडिफाइड बुक, सब कुछ एक जगह पे लिखा हुआ है कि यहां पर ये सीएजी के बारे में लिखा हुआ है, यहां पर यूपीएससी के बारे में लिखा हुआ है, सब कुछ वी हैव इन अ वन बुक दैट आर रिलीजियस बुक कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन में वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा एंड वहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है जिसको वो बार बार चेंज करती रहेगी। पर हमारे पास जो है, जो सुप्रीम बॉडी है रिटन में, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे सुप्रीम क्या चीज है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन। सो रिटन का एग्जांपल आपके पास इंडिया आता है, आपके पास यूएसए आ जाता है, एंड अनरिटन का आपके पास एग्जांपल, यहां पे मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो वी हैव अ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इज द बेस्ट एग्जांपल हियर। एंड यूनाइटेड किंगडम के लिए मैं आपको एक कोड वर्ड बताता हूं, यहां से आपको याद रखना है वाइन्स। ओके, कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इनमें डिफरेंस क्या है हम ज्योग्राफी में करेंगे, बट अभी यूनाइटेड किंगडम की बात आई है तो ये वाइन्स चिट कोड्स में आपको साथ साथ बताता रहूंगा सो दैट आप कनेक्ट करते रहें। यहां पर W स्टैंड फॉर द वेल्स। ओके,
यहां पर आई एन स्टैंड फॉर द नॉर्थ आयरलैंड, क्लियर। ई स्टैंड फॉर यहां पर इंग्लैंड, एस स्टैंड फॉर स्कॉटलैंड। सो वाइन से बन गया हमारे पास यूनाइटेड किंगडम। मेक श्योर ये मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूं सो डेट आप कनेक्ट कर सकें। तो अभी तक हमने करा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स द गवर्नमेंट। इट इज अ पावर मैप which defines the powers of the different organs of the government. So supreme religion of India is constitution. No Hindu, no Muslim, no Sikh. The supreme religion is constitution. Second, constitutions are of two types, written one and the unwritten one. Written one where the rules are written or codified in a single book. For example, in the India and USA, India has the largest, or we can say the lengthiest written constitution. ठीक है, जिसके लिए आपको पता होगा 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन लगे थे बनने के लिए, वो हम करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। वाइल द अनरिटन वन इज जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन एक जगह पर कोडिफाइड नहीं हो रखे हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए मैंने उसको कहा इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यहां पर कहा इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जितने भी बाकी लेजिस्लेशन है सब संविधान के नीचे हैं इंडिया में, जो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली वहां पर होगा जो तानाशाही वाली कंट्रीज थी हमारे पास, वहां पर होगा ये, क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ दिस बताता हूं मैं आपको। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है प्लस रिजिड भी हो सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चीज हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। ये क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। बट जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हरदम फ्लेक्सिबल ही होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब है क्योंकि वो कभी भी चेंज कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। बट इंडिया में फॉर एग्जांपल क्योंकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एज वेल एज द रिजिड। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि कुछ चीजें तो बहुत आराम से सिंपल मेजोरिटी के साथ ही हमारे पास क्लियर हो जाती हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अभी आर्टिकल 3 का यूज कर जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी का स्टेटस दे दिया गया, तो उसमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल मेजोरिटी के साथ वो बिल पास हुआ एंड द 2 यूटीज हैव कम इनटू द एक्शन। प्लस किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो बहुत आराम से हमने कर दिया। बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसको आर्टिकल 368 जो है वो डील करता है विद द पावर्स एंड प्रोसीजर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर मुझे संविधान को ही चेंज करना है तो मैं किस तरह करूंगा, वो आर्टिकल 368 है। दैट इज क्वाइटली अ डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है ये हम धीरे धीरे अभी सब कुछ करेंगे, बट मैं साथ साथ आई एम मेकिंग श्योर दैट मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके चलूंगा, प्लस जो उनसे भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आज डिस्कस किया आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, और यूटी, और ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। तो आर्टिकल 3 यूज करा फ्लेक्सिबल प्रोसेस में, जहां पर हमारे पास जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी का स्टेटस दे दिया गया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 2019। रिजिड किस तरीके से है कि हमारे पास कुछ प्रोविजन ऐसे है, फॉर एग्जांपल आपको फंडामेंटल राइट्स चेंज करने हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो आप सिंपल मेजोरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी अगर 100 बंदे बैठे हैं तो 51 की मेजोरिटी से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वोट कर रहे हैं, मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि 100 के 100 वोट भी कर रहे हैं। एंड 368 जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है वो हरदम पास होगा बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये हम टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में करेंगे अभी, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जाम्पल यूएसए। बट ऑन द अदर साइड्स जो ये तानाशाही वाले हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूके पे बेस्ट एग्जाम्पल, वो हरदम फ्लेक्सिबल होगा क्योंकि वहां पे सुप्रीम बॉडी है पार्लियामेंट, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए वो किसी भी वक्त इसको चेंज कर सकते हैं। So this is about the basic about the constitution. Constitution is a power map. It is a set of rules
or protocols which governs the government. Second, constitution are of two types, written or unwritten. Written are of flexible as well as the rigid one, and it is enacted one, and the supreme body here is the constitution, while the unwritten one is in the form of flexible. That means rules can be changed at any time. किसी भी circumstances के basis पे ये rules change कर सकते हैं. So it is a evolved one. ये evolve हो रहा है धीरे धीरे कर. बट इस सारे टॉपिक का कराने का एक लॉजिक मेरा ये है, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, तो आंसर विल बी नो. ऐसा नहीं होगा. बस ये हो सकता है कि किसी का एक लॉ उसमें बुक की फॉर्म में होगा एंड किसी का वो बुक की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में नहीं होगा. That's it. एंड फ्लेक्सिबल का मतलब आराम से चेंज करा जा सकता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन एंड द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट, आज जो हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द पॉलिटी. कि ये पॉलिटी क्या है? अब पॉलिटी इज द रनिंग स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसके रनिंग स्टेटस को जो है हम कहते हैं पॉलिटी, which includes, it is a broad term, polity. It covers constitutional matters, non-constitutional dimension, political dimensions. ये सब dimension को cover करेगी polity. And there is a difference between polity and politics. ठीक है, कुछ बच्चे इसे politics के साथ confuse करते हैं. So polity is a different thing, politics is entirely different thing. क्लियर? तो पॉलिटी में आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देखने को मिलेगी. सो द रनिंग स्टेटस ऑफ हाउ द सिस्टम इज रनिंग, हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग रन, ठीक है, जैसे हो रहा है वो सब आपको पॉलिटी में दिखेगा. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको करवाऊंगा अभी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में फर्क क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपीएससी में. क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? मैंने आपको बताया सेट ऑफ रूल्स. डन. इसको मैं अगर और देसी भाषा में बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन तो है इंसान. कॉन्स्टिट्यूशन है एक इंसान और ये है हमारे पास इंसानियत. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इंसानियत. इंसान तो हर कोई है, बट हम कई बार कहते हैं ना कि इसमें इंसानियत नहीं है. बट वो क्या है, अब मैं आपको पॉलिटी की लैंग्वेज में बताता हूं. कॉन्स्टिट्यूशन हमने कर लिया, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ पावर मैप. डन. अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये आ भी चुका है और यूपीएससी में, सीडीएस में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है लिमिटेड गवर्नमेंट. लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन लगाना. ठीक है, जो भी स्कोप है पार्लियामेंट का, गवर्नमेंट का, उसके ऊपर लिमिटेड लगाना, सो डैट ऐसा ना हो कि अगर सरकार की मेजोरिटी है यहां पर तो सरकार कुछ भी कर दे. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अब लेके जाता हूं तो आप और आराम से समझेंगे. हमारे पास 1952 में ये हम केसेस करते रहेंगे साथ साथ. सबसे पहले एक केस आया, शंकरी प्रसाद केस. ठीक है, जिसमें कहा गया, जजमेंट आई गई कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है. एक्सट्रीम एब्सोल्यूट पावर दे दी. ठीक है, बट 1967 में हमारे पास एक केस आता है, गोलकनाथ जी का केस, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर नहीं है. डन. अब इसको करने के लिए फाइनल हमारे पास फेमस जजमेंट आई, KBC केस, केशव नंदा भारती केस, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करिए, हमें कोई भी इश्यू नहीं है, बट आप उसके मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद हम प्रीएम्बल में कुछ पार्ट्स करने वाले हैं. वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, वी आर अ सेक्युलर कंट्री, वी आर अ सोवरेन कंट्री. आप उस चीज को नहीं हिला सकते हैं. वी हैव नो रिलीजन एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा एक्सट्रीम, जो हमारा टॉप मोस्ट रिलीजन है वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन. नो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ नहीं होगा यहाँ. डन. तो अब यहां पर इसको चेंज करने का ये वाला पीरियड वो था
जब इंदिरा गांधी जी का जुडिशरी के साथ बहुत फाइट रही पूरे एक डेकेड। अब इंदिरा गांधी जी ने इसके बाद फिर एक अमेंडमेंट लेके आए, ये हम करेंगे आराम से, बट मैं आपको यहाँ पे उस टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी जी ने फिर कहा 42nd अमेंडमेंट को ला दिया, जिसको इंदिरा अमेंडमेंट भी कहते हैं, IA 1976 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कहा कि किसी भी चीज के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि ये नहीं है कि मेरे हाथ में, अब आप मान लो कि अभी मोदी गवर्नमेंट है, इनकी मेजोरिटी दोनों हाउसेस में होगी, लोकसभा और राज्यसभा में, इसका तो मतलब ये होगा कि ये कोई भी लॉ लेके आ सकते हैं, ठीक है, कोई इसको अपोज नहीं कर सकता। बट इनके ऊपर एक लिमिटेशन है, जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसे रिव्यू कर सकती है, दैट इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू, एंड जुडिशियल रिव्यू इज अ लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट, इसलिए उसको कहा जा रहा है इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये बेस्ट एग्जाम्पल है बिकॉज इट इज एन लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द पार्लियामेंट, ऑन द पार्लियामेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? इट इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, जिससे आप एक्सट्रीम मेजॉरिटी पावर नहीं दे रहे हैं सरकार के पास कि आप कुछ भी करिए, हर एक्शन के ऊपर एक जुडिशियल रिव्यू होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको रावत जी की गवर्नमेंट, अभी उत्तराखंड में जब प्रेसिडेंट रूल हो गया था, वहां पे लगा दिया गया थ्रू द सेंटर, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि गवर्नर के रिपोर्ट के ऊपर वो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। वहां पर लगाया, हरीश रावत जी को चीफ मिनिस्टर से हटा दिया गया, वो चैलेंज हुआ यहां पर जुडिशरी में, एंड फाइनली रिस्टोर करके रावत जी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर की ओथ दिलवाई गई। दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जुडिशियल रिव्यू। बोमई केस, फेमस बोमई, जिनके अभी लड़के चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटका में, SR बोमई केस, ये हम करेंगे अभी सारा। उस केस में भी यही हुआ था कि आप रैंडमली प्रेसिडेंट रूल लगाकर चीफ मिनिस्टर्स को नहीं हटा सकते हैं। तो उसके लिए एक हमारे पास प्रोविजन है, दैट इज द जुडिशियल रिव्यू। इट इज अ लिमिटेशन। कोई भी चीज जो सरकार को लिमिट करेगी, सरकार के आर्बिट्ररी एक्शन को रोकेगी, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। Constitution is a set of rules. Constitutionalism is a limitation on the scope of government, कि कोई वो ऐसा काम ना करे कि जो आर्बिट्रेरी हो, कि उनके पास पावर आ गई, एक्सट्रीम पावर आ गई कि वो कुछ भी कर दें, तो उनके ऊपर जो लिमिटेशन लगाई गई है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो डिफरेंस हमने पहले करा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने करा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने पॉलिटी इज अ मल्टी डायमेंशन अप्रोच, देन उसके बाद हमने पढ़ लिया यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यहाँ से भी अभी तक भी जो मैंने करवाया है, 2 क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डायरेक्ट डेफिनेशन आ चुकी है, 42nd अमेंडमेंट तो अभी हम करेंगे ही जब आएगा। जो एक केस बताया मैंने आपको, शंकरी प्रसाद केस, जिसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। गोलकनाथ केस जो हम फंडामेंटल राइट्स में करेंगे, पार्लियामेंट के पास पावर को छीन लिया गया और जुडिशरी ने कहा कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज को ओवररूल करा KBC केस, जिसमें ये कहा गया कि आपको चेंज करना है, कीजिए। उसका आर्टिकल कौन सा है, ये पेपर में आ चुका है, आर्टिकल 368, विच गिव्स पावर and procedure to the parliament to change the constitution। आर्टिकल 368 में सरकार के पास पावर है कि वो किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज कर सकती है, प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन का ना हिले। इन तीनों केसेस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस इंडियन पॉलिटी। अब ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा ये, इसलिए मुझे बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से लेकर चलना है आपको, सो डैट आप इजीली समझ सको। अब गवर्नमेंट चलती कैसे है, आपको पता होगा सेंटर में वी हैव द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ऑन द सेम लाइंस अगर मैं इसे स्टेट में लेके आऊं तो वो कौन है? वी हैव द चीफ मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे पास है प्रेसिडेंट, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है, सिविल सर्विस में। हेड ऑफ द स्टेट, एंड हियर स्टेट मीन्स द एंटायर नेशन, नॉट अ पर्टिकुलर स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए हेड ऑफ द हरियाणा स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट, तो आंसर विल बी द गवर्नर वन। इफ दे आस्क हु इज द हेड ऑफ स्टेट, आंसर इज प्रेसिडेंट। इफ वी आस्क हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर। सरकार गई, प्राइम मिनिस्टर गया, सब चले गए, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास ऑन द सेम लाइंस वी हैव अ गवर्नर इन द स्टेट लेवल। देन हमारे पास आता है वाइस प्रेसिडेंट, बट देयर इज नो पोस्ट ऑफ वाइस गवर्नर एट द स्टेट। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेल्प करने के लिए नीचे हमारे पास आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑन द सेम लाइन चीफ मिनिस्टर के साथ हमारे पास होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ब्रॉड टर्म है, उसमें से जो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं उनको कैबिनेट रैंक दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर दिया जाता है। कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम MOS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का चार्ज देते हैं, जो उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं, एंड कुछ को हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है, उसको हम इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर काम करता है विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वी हैव 3 the cabinet ministers, ministry of state with the independent charge. Then we have on the same line chief minister with the council of ministers. अब यहाँ पर जो भी यूनियन गवर्नमेंट के केसेस होंगे तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक एडवोकेट चाहिए होगा, तो सरकार का यूनियन गवर्नमेंट का जो वकील होता है उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एट द यूनियन लेवल। स्टेट का अगर हम कहें कि चीफ मिनिस्टर, स्टेट का कोई भी केस आ गया उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा एडवोकेट रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नोन एज एडवोकेट जनरल। We have advocate general, we have a attorney general at the union level, advocate general at the state level. So this is the hierarchy one. मैंने आपको ये बेसिक सा इसलिए बताया, आप क्योंकि पॉलिटी कुछ बच्चे बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे होंगे अभी, उनके लिए यूनियन लेवल प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल चीफ मिनिस्टर, वी हैव प्रेसिडेंट, दे हैव अ गवर्नर, we have council of minister, same council of minister, union level पे we have attorney general, state level पे we have a advocate general. This is how the basic polity runs. इसके अंदर डीप में क्या क्या होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे जब जब रिस्पेक्टिव हमारे पास चैप्टर आएगा। बट यहाँ पर ये चीज पक्का ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होगा। ये गलती बहुत बच्चों से होती है, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट नॉट द गवर्नर। ठीक है, सो ये हमने बेसिक कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, बिकॉज पहले टॉपिक से ही जो हमने अब तक डिस्कस किया है उसमें से ही आपको 3-4 क्वेश्चन दिखे होंगे, एंड जब आप 10 ईयर्स पेपर करेंगे आपको दिखेगा कि वो 4 क्वेश्चन तो उसमें एज इट इज आ रखे हैं। वो बेसिक है, वो आपको पता हो कि आप करने जो जा रहे हैं है क्या चीज, वो कॉन्स्टिट्यूशन चीज क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीएम्बल। हर किताब का पहला चैप्टर होता है एक इंडेक्स, ठीक है, या किसी भी एक बंदे की एक आइडेंटिटी होती है। भाई आइडेंटिटी कार्ड से मुझे पूरा उस बंदे के बारे में पता लग गया कि उसने उसके आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा है वो ये आर्मी कैप्टन है, मुझे पता लग गया कि ही बिलोंग्स टू द इंडियन आर्मी। क्लियर? तो यहां पर एक प्रीएम्बल भी, एक प्रीफेस, हर चीज का बुक के से पहले एक प्रीफेस दे रखा होता है, पूरी बुक की जो है जिस्ट है एक जगह पे, तो वही हमारे पास है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक उन्होंने 10 या 12 लाइनों में सब कुछ समझा दिया कि ये है आपका प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, ये आइडेंटिटी है एक कंट्री की, प्रीएम्बल। सो पहले हम प्रीएम्बल को सब कुछ अच्छी तरह पढ़ेंगे, एंड मैं साथ साथ आपको ये बताता रहूंगा कि इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करे गए हैं और पेपर में आ चुके हैं। जो 2 हमने पेपर डिस्कस किए थे, CDS 1 2020 एंड 2021, उसमें भी आप प्रीएम्बल का क्वेश्चन देखेंगे। एंड आफ्टर दिस लेक्चर यू विल कम टू नो कि यस बहुत आराम से हमारे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। बट अगेन सेइंग अप्रोच विल बी कनेक्ट द करंट एंड द स्टैटिक पार्ट। फर्स्ट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टार्ट करा था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल के साथ। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि मूव्ड आउट किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Moved by Nehru on December 13, 1946. This date is important for the CDS exam. ठीक है, हमारे पास 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। जैसे हमने जब संविधान बनाया था, ठीक है, तो संविधान बनने से पहले हमारे पास एक असेंबली बनी थी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी बहुत सारी कमेटीज बनी, उन्होंने मिलकर हमारा फिर संविधान बनाया, एंड लास्ट में उन्होंने बनाया प्रीएम्बल। तो उसकी डेट याद हो, 9 दिसंबर 1946।
and adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947. 22 जनवरी को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया प्रीएम्बल को. इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो मैंने बताया जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. इंदिरा गांधी जी ने मैक्सिमम जो अमेंडमेंट्स हैं पोस्ट इमरजेंसी 75 से 77 के बीच में इमरजेंसी लगी, तो उन्होंने उसके बाद 42nd अमेंडमेंट करवाया 1976, क्योंकि तब उनकी जुडिशरी के साथ पूरी फाइट चल रही थी. सो उस टसल के लिए उन्होंने सभी के सभी जो अमेंडमेंट्स हैं वो 42nd अमेंडमेंट में करवा दिए, जिसको बाद में रिस्टोर करा गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. तो अगर मैं आपको कहूं जो ये 44th अमेंडमेंट 1978 है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ये बेस्ट एग्जाम्पल है बिकॉज इट हैड पुट एन लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट्स एक्शन. बिकॉज यहां पर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाने के बाद पूरी एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में ले ली थी एंड उन्होंने इसमें मेजर चेंजेस कर दिए थे. सो 3 वर्ड्स जो ऐड करे गए थे ये एज इट इज पेपर में आते हैं, तो आपको ये वर्ड्स लाइन बाय लाइन याद हो. कौन से 3 वर्ड ऐड हुए? वी हैव सोशलिस्ट. इनका क्या मतलब होता है अभी हम करेंगे. सेकेंड वर्ड वी हैव सेकुलर, नो रिलीजन, द अटमोस्ट रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इंटीग्रिटी. ये ऐड करे गए 3 वर्ड्स. अगर उसमें एंड को भी जोड़ दूं मैं, दिस वन, अगर, तो टोटल वर्ड्स हो जाएंगे 4. And socialist, secular and integrity, they were added by 42nd amendment 1976, which is also known as mini constitution of India. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको इस वर्ड से, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. नेक्स्ट, अब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं. अब टेक्स्ट में से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बता देता हूं. वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स जो एक्सट्रीम पार कहां से डिराइव कर रहे हैं? पीपल ऑफ इंडिया. सोर्स क्या है? लोग, पीपल ऑफ इंडिया. हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन 2. अब ये जो लाइन है आपको प्लीज एज इट इज यहां से यहां तक रट लेनी है, बिकॉज यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा वर्ड्स को आगे पीछे चेंज कर कर. फर्स्ट वर्ड इज द सोवरन. हम ना तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ना हम किसी के ऊपर डोमिनियन, किसी के ऊपर चढ़े हुए हैं, राज कर रहे हैं. वी आर फ्री टू मेंटेन आवर इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल अफेयर्स. हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स खुद मैनेज करेंगे. ऑल्दो वी आर अ पार्ट ऑफ यूएनओ, कॉमनवेल्थ के भी पहले हम थे, तो दैट इज अ लिमिटेड वन. उसको हम इसमें काउंट नहीं कर सकते कि हम उनके अंदर आ रहे हैं. वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस. वो भी हम अपने विल से, एंड हम अपने विल से कभी भी उससे बाहर निकल सकते हैं. So that is a sovereign. Next is a socialist one, mixed economy हमारे पास, private and the government one. Next is a secular, Article 25 to 28. संविधान में जो है रिलीजन से रिलेटेड हैं, दैट देयर इज नो स्पेसिफिक रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश. पाकिस्तान में मुस्लिम, बांग्लादेश में मुस्लिम, श्रीलंका में बुद्धिस्ट. सो दे हैव वन पर्टिकुलर रिलीजन. हमारे पास कोई नहीं है, ऑल आर इक्वल. नेक्स्ट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. यहां पर डेमोक्रेसी 2 तरह की हो सकती है हमारे पास, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल द स्विट्जरलैंड. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एंड फर्दर फिर वो हमारा सारा का सारा काम संभाल रहे हैं. हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से. दैट इज द इनडायरेक्ट वन. इनडायरेक्ट 2 तरह की हो सकती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं, एंड सेकेंड इज अ प्रेसिडेंट टाइप ऑफ सिस्टम जो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है. ओके, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन. तो ये जो लाइन है, फर्स्ट वर्ड सोवरेन, सेकेंड इज द सोशलिस्ट, थर्ड इज द सेकुलर, एज इट इज पेपर में दिखेगी आपको एज इट इज. तो आपको जो वर्ड्स हैं ये वर्ड बाय याद हो कि पहले कौन सा वर्ड आ रहा है. ओके, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये क्या होते हैं करेंगे. लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ्स, फेथ एंड वर्शिप, ये सारे रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिए गए हैं. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ठीक है. फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा. एश्योरिंग दैट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ये था पूरा का पूरा वर्ड ऑफ द प्रीएम्बल के वर्डिंग्स. अगेन सेइंग, इन वर्ड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा,
एज इट इज इसको अरेंज करने के लिए कि पहले कौन सा वर्ड आ रहा है। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो पहले असेंबली बनी थी जिसके बाद संविधान बना कॉन्स्टिट्यूशन। दिस 26th डे ऑफ नवंबर, हमने डेट करी थी 26 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था। हियर बाय वी अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये फोर्स में कब आया, एक्शन में कब आया, तो 26 जनवरी 1950। हमने अडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे या फिर अंबेडकर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन कि प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये अभी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट अब आपको मैं इसको इस फॉर्म में बताता हूं। फर्स्ट, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बेसिक सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी के लिए, लोग, हम लोग, पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, प्रीएम्बल ने एक ये भी बता दिया उस बातों में, उन 10 मैंने आपको बताया, इट इज अ प्रीफेस, पूरी बुक का इतिहास आप एक पेज पे लिख के दे दिया, दैट इज अ प्रीएम्बल। अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी, बता दिया कि भाई इस तरीके से इंडियन स्टेट है। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि द हेड इज इलेक्टेड, मोनार्क सिस्टम नहीं है राजा महाराजाओं वाला, वी हैव अ इलेक्टेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हमारे राष्ट्रपति जी इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, आवर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था प्रीएम्बल का, कि भाई पूरा संविधान क्या कर रहा है, जस्टिस को प्रमोट कर रहा है, लिबर्टी को प्रमोट कर रहा है, इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहा है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली ये बता रहा है कि हमने अपना संविधान कब अडॉप्ट करा, तो इसने डेट बता दी 26 नवंबर 1949, कॉन्स्टिट्यूशनल डे और द अंबेडकर डे। तो 4 चीजें इसने बता दी कि सोर्स क्या है, किस तरीके का, नेचर ऑफ स्टेट बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, एंड लास्ट में बता दिया कि हमने इसको अडॉप्ट कब करा था। सो दिस इज द प्रीफेस वन। नेक्स्ट, अब वर्ड बाय वर्ड हम करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास आया था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट आपको नाम से भी पता लगेगा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा होगा। अब इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से कनेक्ट करके दिखाता हूं मैं कि जो ये सोशलिस्ट वर्ड था, ये नहीं कि बहुत नया वर्ड है हमारे पास, ये इवन बिफोर द अमेंडमेंट, जब इसको 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जब यहां पर ऐड करा गया, इससे पहले अवधि का जो सेशंस होते थे, 1885 में हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद कांग्रेस के सेशंस होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो हम पेपर में करेंगे हिस्ट्री वाले पार्ट में। उसमें से एक फेमस सेशन था 1955 जो अवधि सेशन में था। अवधि में ऑलरेडी अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी दे दिया था टू मेजर्स अकॉर्डिंगली। तो अगर पहले ही इवन बिफोर 1976 हमारे पास सोशलिस्ट वर्ड इम्प्लिसिट था, बाद में बस उसे एक्सप्लिसिटली ऐड कर दिया गया बाय 1976। अब इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड नॉट द कम्युनिस्ट सोशलिस्ट। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट क्या होते हैं, जहां पर नेशनलाइजेशन पर ध्यान दिया जाए एंड एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया जाए, दैट इज द कम्युनिस्ट सोशलिस्ट। हमारे पास जो है वी हैव अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, दैट इज इट एम्स टू एंड पार्टी इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और वी कैन से दैट मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप। मिक्स्ड होगा दोनों के दोनों, सरकार भी और प्राइवेट भी। एंड फर्दर आपको पता होगा एलपीजी, ठीक है, एलपीजी को करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा आपने, सौभाग्य स्कीम, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम, सॉरी सौभाग्य वाज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिफिकेशन, हियर इज वेयर यू हैव अ उज्ज्वला स्कीम। सो एलपीजी जब 1991 में आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसने एक सोशलिस्ट जो पैटर्न चल रहा था उसको एक थोड़ा सा वायलेट करने की भी कोशिश करी। सो वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट क्या होते हैं, जहां पर एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब कुछ नेशनलाइजेशन। सो दिस इज द सोशलिस्ट वर्ड। क्वेश्चन यहां पर 1955 इज द सेम ईयर जब सबसे पहले हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट आया था। सिटीजनशिप का जो एक्ट सबसे पहला आया था 1955, जिसको रिसेंटली कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, जो आपको पेपर में भी दिखेगा करंट अफेयर्स में, क्योंकि वो दोबारा से न्यूज में आ गया है।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019। 1955 से आपको ये याद हो, साथ में अवधि सेशन जहां पर सबसे पहले सोशलिस्ट वर्ड को ला दिया गया था। नेक्स्ट इज अ सेकुलर मोस्ट, जिसके पीछे सबसे ज्यादा रोज टीवी पे आप डिबेट्स पढ़ते होंगे, सेकुलर सेकुलर सेकुलर, वी आर सेकुलर। ठीक है, अब सेकुलर चीज है क्या? ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1974 ऑल द वर्ड्स सेकुलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसका भी हमारे पास ऑलरेडी एक पहले से ही मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 25 to 28, 25 से लेकर 38 तक, 12 से लेकर 35 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं दैट डील्स विद फंडामेंटल राइट, उसमें से जो 25 से लेकर 28 तक हैं दैट डील्स विद द रिलीजन वन, एंड उसी का केस अभी आप चल रहा है सबरीमाला केस। ये हम करेंगे जब कनेक्ट करने के टाइम आएगा कि सबरीमाला केस रिलेटेड विद द आर्टिकल 25 to 26, जिसके अंतर्गत आपके पास ये पार है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, आपकी जो कंसाइंस कह रही है आप उस रिलीजन के लिए जा सकते हैं, बट विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। नो राइट इज एब्सोल्यूट वन एक्सेप्ट फ्रीडम टू कंसाइज, कि जो आपके अंदर की आत्मा कह रही है कि मैं ये रिलीजन फॉलो करना चाहता हूं, उस पर पार्लियामेंट और कोर्ट बीच में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। द ओनली आर्टिकल विच इज एब्सोल्यूट फ्रीडम टू कंसाइंस। बट जैसे ये वर्ड जुड़ गया कि टू कंसाइंस एंड प्रोपोगेट, कि भाई मैं तो शिया सुन्नी हूं, मैं मुहर्रम बनाऊंगा, अब वहां पर राइट्स हो सकते हैं। अब उन राइट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन लग गई कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर ये ना बिगड़े, इसलिए पार्लियामेंट और जुडिशरी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। सो दैट इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये हम करेंगे जब टॉपिक आएगा। So, 25 to 28 guarantees the fundamental right to freedom of religion have been included in the Constitution, 26 November 1949. Clear? So, this is a secular one. Indian state ensures secularism both by non-interference, कोई non-interference नहीं होगी, and intervention with the religion called प्रिंसिपल डिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया कंसेंट्स, आप कुछ भी कर सकते हैं, बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। बट जब बात आई प्रोपोगेट करने की कि मैं तो प्रोपोगेट करूंगा, मैं मानता हूं मुस्लिम को, मुस्लिम रिलीजन को, मैं अब मैं शिया कम्युनिटी से आता हूं, मैं मुहर्रम मनाऊंगा, मैं अपनी बॉडी को बीट करूंगा, जैसे वो अली को याद करने के लिए अपने आप को बीट करते हैं, वहां पर कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। इसलिए सरकार वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जुडिशरी आपको रोक सकती है। क्लियर? The reason that it is important to separate religion from the state in a democratic society is because we need to protect the freedom of individuals to exist from their religion, ठीक है, and embrace another religion or have the freedom to interpret teachings differently। आप जो मर्जी रिलीजन को प्रोफेस करो, आपकी मर्जी है, यहां पर कोई आपको नहीं रोकेगा। बट अगर मैं आपको कहूं कि आगे फर्दर आप एसएसबी में भी जाओगे, there is no concept of Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Parsis. The most important religion of our country is the Constitution, संविधान। प्लीज ये बात को याद रखना। The celebration of religious festivals within the school would have been violation of the government's policy of treating all the religion equally। अगर वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है वो वहां पर वायलेट करेंगे, ठीक है। सो द गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते कि एक स्कूल मुस्लिम को प्रमोट करने लग गया, खाली सिख्स को करने लग गया, एक हिंदूज को करने लग गया, इधर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू द रिलीजियस सेलिब्रेशन। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स में ये अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुछ क्रिश्चियनिटी वाले जो स्कूल्स हैं वो कुछ चीज़ें उस चीज़ को फॉलो करते हैं अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन को, बट गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं या गवर्नमेंट एडेड वो ये काम नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट विल डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलर वन। नेक्स्ट इज अ डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यहां पर, ठीक है। डेमो प्लस क्रेशिया ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पीपल्स रूल, द करेक्टर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। सब वही एक्शन लेंगे जो रूलर्स हम रिप्रेजेंटेटिव्स हम दे रहे हैं इलेक्ट कर। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस इन अ फेयर अपॉर्चुनिटी, यहां पर हमारे पास फेयर अपॉर्चुनिटी होती है कि जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं उसको लेकर आए।
दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, जो 18 साल से ऊपर का है वो वोट करेगा और वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में भेज सकेगा एंड स्टेट में असेंबली में। So exercise of this choice leads to government limited by the basic rules of their constitution and the citizen rights। तो हमारे पास ये राइट है, हम किसको चुन के भेजने वाले हैं और किसको नहीं। हर 5 साल के बाद हमारे पास वो पावर आती है। जैसे मैंने बताया आपको, 2 तरह की हो सकती है, डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो जिसमें डायरेक्टली पीपल आर इन्वॉल्व्ड, जिसमें डायरेक्ट यहाँ पर लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास स्विट्जरलैंड में। इंडिया में देयर इज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फर्दर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में वी हैव अ पार्लियामेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव नो प्रेसिडेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है यूएसए में, ये हम करेंगे जब हम वो वाला रिस्पेक्टिव टॉपिक करेंगे। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में 4 मेजर यहाँ पर टूल्स हैं। फर्स्ट इज द रेफरेंडम। रेफरेंडम इंडिया में नहीं हो सकता, एक ही बार हुआ है जब मोनार्क को हटाना था सिक्किम से, एंड उसके बाद सिक्किम को स्टेट बना दिया गया। एंड रेफरेंडम का जो भी यहाँ पर चीज आती है वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। So it proposed legislation is referred to the electorates for the settlement by their direct votes। जहां पर लोग वोट करेंगे डायरेक्टली कि ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बट ये इंडिया में नहीं होगा। बट एक बार मैंने आपको बताया, सिक्किम में जब मोनार्क को हटाना था उस तब ये यूज करा गया था। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव, मतलब कि लोग खुद एक बिल को प्रपोज करेंगे इनेक्टमेंट के लिए, लोग खुद एक बिल को लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। रिकॉल, राइट टू रिकॉल, अब तो हरियाणा ने अपने पंचायत में ले आया है। ये मिस्टर केजरीवाल एंड अन्ना हजारे जी ने भी इसको उठा के लेके आए थे। इन्होंने कहा था कि अगर कोई ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो राइट टू रिकॉल, उसे वापस बुला लीजिए। Voters can remove a representative or an officer before the expiry of his term when he fails to discharge the duties। अगर मैं ड्यूटीज ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, फॉर एग्जाम्पल अभी पंचायत में जुड़ा है हरियाणा में, तो ये कहा गया है कि आप उसको टाइम से पहले भी टर्म को खत्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट टू रिकॉल। नेक्स्ट इज अ प्लेबिसिट। प्लेबिसिट हरदम टेरिटोरियल पर्पस के लिए यूज होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक कंट्री, इस पार्ट को किसी और दूसरे में लेकर जाना है, अगर इसे मैं जम्मू कश्मीर से जोड़ूं, वहां तो कभी होना ही नहीं था, बट इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस समझा रहा हूं मैं आपको। इट obtains the opinion of the people on any issue of public importance। it is generally used to solve territorial disputes। ठीक है, टेरिटरी से रिलेटेड जब भी मैटर आएगा, वी हैव अ प्लेबिसिट। सो वी हैव अ रेफरेंडम, वी हैव अ इनिशिएटिव, वी हैव अ रिकॉल, वी हैव अ प्लेबिसिट। ये पेपर में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ चुका है। इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। वी हैव द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये हम जब हम करेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां से क्वेश्चन आपके लिए प्लेबिसिट रेफरेंडम वाला है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, हम कहते हैं ना, इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। वाई सो? बिकॉज रिपब्लिक की डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि जब आपका जो हेड है वो इलेक्ट होकर आ रहा है। देयर इज नो मोनार्क सिस्टम। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडेटरी। मोनार्क 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है मोनार्क सिस्टम, जहां पर किंग सिस्टम आ रहा है, सक्सेशन एक के बदले एक, एक के बाद एक। सेकेंड इज द रिपब्लिक वन, जहां पर हेड इलेक्ट होकर आ रहा है। द वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग, लाइक इन द मोनार्क सिस्टम। मोनार्क सिस्टम की तरह नहीं, यहां पर जो पावर होगी वो इलेक्टेड हेड होगा। अब वो डायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकता है यूएसए, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। अब वो दोनों में से किसी भी तरह से आ सकता है आपके पास। The absence of any privileged class, hence all the public office being open to every citizen without any discrimination। कोई भी जा सकता है without any discrimination। Now, important is this justice, जो हमने पढ़ा था प्रीएम्बल में। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब कहां से आई हैं? रशियन रेवोल्यूशन 1917, इंपॉर्टेंट ईयर। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने किया फ्रेंच रेवोल्यूशन। डायरेक्ट पेपर में आएगा आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट, कि कहां से हमने इसको बोरो किया है। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में आता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना 3/4 कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो कर रखा है। ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। सेकेंड इज दिस, लिबर्टी इनविसाज्ड इज क्वालिफाइड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दीजिए,
वी हैव सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हर चीज के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जुड़ी हुई हैं। अब इक्वालिटी जो हमने करी, इक्वालिटी 3 तरह की हो सकती है, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। अब मैं इसे करंट अफेयर्स स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करके दिखाता हूं आपको। सिविक हमारे पास आ गई आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ये आपको रट लेनी है। फंडामेंटल राइट्स तो मैं आपको लास्ट तक बिल्कुल ऐसे रटवा दूंगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ ऑफ द लैंड, सब लॉ के नीचे हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और अ प्लेस ऑफ बर्थ। इसको यूज करा गया सबरीमाला में कि हमें रोका गया है बेस्ड ऑन द सेक्स, कि 10 से 50 साल की जो यहाँ पर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन थी उनको रोका गया था, ऑल्दो बाद में अलाउ करा गया, बट आर्टिकल 15 आया। क्वेश्चन इस तरीके से भी आएंगे कि जजमेंट्स को आपको उन्होंने कहा कि कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे। 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज आर्टिकल 16 क्लॉज 4 गिव्स द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड रिजर्वेशन से रिलेटेड अभी मैटर चल रहा है। 127th बिल जो भी परसों ही आपने देखा कि पास हो गया है कि स्टेट्स के पास पावर दे दी है ओबीसी की लिस्ट बनाने के लिए, तो दे मे आस्क क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द ओबीसी और द रिजर्वेशन। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 give the provision of reservation in the constitution. Next, abolition of untouchability, article 17। इसको सबरीमाला वाला केस से कनेक्ट किया गया है कि यहां पर चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि अनटचेबिलिटी खाली कास्ट से नहीं होगी, जेंडर अनटचेबिलिटी भी हो सकती है, इसलिए इसका प्रोविजन आया गया सबरीमाला केस में। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, सर जो ये सारे टाइटल्स हैं आप विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं टेक कर सकते हैं। सो दिस इज द सिविक इक्वालिटी। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल वन। 2 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, 325 और 326। किसी भी इंसान को नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। इसके बेस पे आप किसी को नहीं रोक सकते हैं इलेक्शन लड़ने से। 326 जो इलेक्शंस होंगे लोकसभा के और स्टेट असेंबली को, वो होंगे एडल्ट सफराज के बेस पर, 18 साल से ऊपर जो वोटिंग कर सकता है, दैट इज अ पॉलिटिकल इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी, डीपीएसपी इट इंश्योर्स टू द वुमेन एन इक्वल राइट्स टू एडिक्वेट मेजर ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। ये ना हो किसी एक के हाथ में बहुत सारे पैसे आ जाएं, अडानी अंबानी एक के हाथ में, इट शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 से भी ऊपर रखा गया है। ये हम फंडामेंटल राइट के टाइम पे करेंगे, बट ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 14 और 19 से भी ऊपर रखा गया है। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी तक जो हमने किया कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, जो ये प्रीएम्बल दे रखा है। एक बार तो अमेंड हुआ 1976 में, जब 3 वर्ड्स ऐड कर दिए गए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, शंकरी प्रसाद केस कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है, गोलकनाथ केस फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकता है, केशव नंदा भारती केस कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को, मूलभूत ढांचे को नहीं कुछ भी करेगा। तो सबसे पहला जो ये केस हमारे पास आया था, अगर मैं इसे कहूं तो हमारे पास वो आया था बेरुबारी केस। ठीक है, बेरुबारी एक छोटा सा इंक्लेव यूनियन है वेस्ट बंगाल में अभी। ठीक है, ये केस था जिसमें ये आया गया था कि क्या हम अपने किसी पार्ट को सीड कर सकते हैं दूसरी कंट्री को, और अगर कर सकते हैं तो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इस केस में आया गया था कि नहीं कर सकते आप तभी कर सकते हैं जब आप संविधान में चेंज करेंगे। तो आर्टिकल 368 से चेंज हुआ था, एंड फाइनली अभी इंडिया बांग्लादेश एक्ट हुआ था, आपको पता होगा, जिसमें इनक्लेव्स एक्सचेंज हुए विद बांग्लादेश एंड इंडिया। सो बेरुबेरी केस में यह कहा गया कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट इस चीज को ओवर रूल करा गया इन 1973 केशव नंदा भारती केस। द लैंडमार्क जजमेंट, केशव नंदा कौन थे? एक मठ के मठ अधिकारी थे जिनकी जमीन को ले लिया गया था लैंड एक्ट के अंतर्गत, एंड जिसको वो चैलेंज नहीं कर पा रहे थे, ये हम करेंगे। तो फाइनली 1973 में यह कहा गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द प्रीएम्बल आल्सो प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे सर बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा? ये जुडिशरी डिफाइन करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर है?
एंड बेसिक स्ट्रक्चर के फादर जो हैं वो हैं राजेंद्र खन्ना। ये मैं आपको जब केसेस कराऊंगा तब बताऊंगा, बट अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज द फादर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राजेंद्र खन्ना। डन। Next, in the Keshav Nanda Bharti case 1973, it was held that preamble is not only a part of the constitution but can also be amended like any other part of the constitution under article 368 provided यहां पर क्या हो, बेसिक स्ट्रक्चर ना हिले। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिला सकते। अभी तक खाली एक ही बार अमेंड हुआ है, दैट इज 1976। 3 वर्ड्स ऐड कर दिए गए, पेपर में डायरेक्ट दिखेंगे। ये डिफरेंट व्यूज दिए हैं प्रीएम्बल के लिए। सबसे ज्यादा तो मैं आपको बताऊंगा, यहां पर एक नाम यहां पर मिस हो गया है, एन पालकीवाला। एन पालकीवाला वो जुरिस्ट थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को बहुत तंग किया हर केस में। उन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल हमारा आईडी है, आइडेंटिटी कार्ड है। सेकंड, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा इट एक्सप्रेसेस व्हाट हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। जो हम सोचते थे, इन्होंने प्रीएम्बल वो एक्सप्रेस कर रहा है। मुंशी जी ने कहा कि इट इज अ हॉरोस्कोप, ठीक है। बेकर जी ने कहा प्रीएम्बल इज अ की नोट। ये मैंने तीनों चीज इसलिए जोड़ी हैं, और ये चौथी पालकी वाला, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आया है प्रीएम्बल में कि हु सेड दिस, हु सेड दिस। सो दीज आर द व्यूज। हिदायतुल्ला एक लौते चीफ जस्टिस जिन्होंने प्रेसिडेंट का रोल भी प्ले करा था। ये हम प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। वीवी गिरी थे जो कि खुद प्रेसिडेंट बन गए थे, एंड जब वाइस प्रेसिडेंट में नहीं है तो चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहां तक गेम एक बार आ चुकी है। हिदायतुल्ला, जब बैंक्स नेशनलाइजेशन का बिल आया था तो 3 दिन पहले इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डिनेंस को साइन करवाया फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी। उसके बाद वो उन्होंने रिजाइन कर दिया, एंड उसके बाद वो खुद प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो गए, एंड हिदायतुल्ला जी को चीफ जस्टिस बनाया गया था फॉर फ्यू डेज। सो ही इज द ओनली चीफ जस्टिस हु प्लेड द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो। प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने क्या कहा, प्रीएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, एज मोर देन अ डिक्लेरेशन, इट इज अ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल हमारा सोल है, वो है आर्टिकल 32। हम करेंगे इसे, बट पता हो, which lays down the pattern of our political society, which contains or resolves nothing but a revolution can alter. So ये सारी स्टेटमेंट्स आपको पता हो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीएम्बल से आ चुका है पेपर में। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जस्ट खाली रेफरेंस के लिए है कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या जो यहाँ पर नेहरू जी ने लिखा है। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, हमने सब कुछ पढ़ लिया। इंडिपेंडेंट है, सोवरेन, वी आर फ्री टू मैनेज आवर अफेयर्स। रिपब्लिक, आवर हेड इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, it may be elected directly also, like in the case of USA. India shall be a union of British Union territories. We are a union of states, not a federation of states. Union of states मतलब indestructible part. हमारे यहाँ से कोई भी स्टेट दूर निकलकर बाहर नहीं जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सबके साथ मिलकर ये बनाया है इंडिया। लाइक यूएसए में कोई भी अलग जा सकता है, इंडिया में कोई भी पार्ट अलग नहीं हो सकता है। इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, यहां पर इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट द फेडरल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स आर एज विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ द यूनियन। द टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शेल बी ऑटोनोमस यूनिट्स, सब ऑटोनोमस है, एंड एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइंड और वेस्टेड इन द यूनियन, कि कुछ यूनियन के पास है, उसके अलावा वो सब कुछ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ 7th शेड्यूल, वी हैव अ यूनियन लिस्ट, वी हैव अ स्टेट लिस्ट, वी हैव अ कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो जिसके ऊपर यूनियन लॉ बना सकते हैं, स्टेट वो जिसके ऊपर स्टेट बना सकते हैं, कॉन्करेंट जिसके ऊपर दोनों बना सकते हैं। ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटीज of sovereign independent India and its constitution shall flow from the people, we the people of India. All the people of India shall be granted and secured social, economic and political justice, हमने कर लिया। Article 14 to 19, Article 325, 326 and Article 39 BC, equal distribution of wealth and equal pay for the equal work. Faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality.
कि आप कीजिए कुछ भी, मैंने आपको बताया ना वोकेशन वर्शिप कुछ भी कीजिए, आर्टिकल 25 राइट टू कंसाइंस, बट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उसके साथ लगी हुई हैं, लाइक पब्लिक मोरालिटी, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ। एंड इस पब्लिक मोरालिटी, हेल्थ और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के बेस पे ही हमारे पास बिल आया था ट्रिपल तलाक। यहाँ पर यही वाला आर्टिकल यूज करा गया था वुमेन के लिए। आर्टिकल 14 तो किया गया, आर्टिकल 21 तो किया गया, राइट टू लाइफ, बट दिस इज ऑल्सो the minorities, backward and tribal areas, depressed and other classes shall be provided adequate safeguards। minorities के लिए आपको पता है अलग से minority institutions दे सकते हैं, आर्टिकल 29 to 30। फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपको पता है अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338B लेके आए हैं हम। आर्टिकल 338 फॉर द SC, 338A for the STs, 338B for the backward classes। Clear? The territorial integrity of the republic and rights on the land, sea and air may be maintained according to the justice and the law of the civilized nations। The land would make full and willing contribution to the promotion of word, peace and welfare of the mankind। So this was the all objective resolution। So preamble में first आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन जो आएगा 42nd अमेंडमेंट से कौन से वर्ड्स ऐड हुए हैं। उसके बाद वी द पीपल के बाद जो हमने किया था सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, वो वर्ड सीक्वेंस में लगाने के लिए हमने पढ़ा प्रीएम्बल इज अ प्रीफेस, ठीक है, जिसमें सारा का सारा आइडेंटिटी कार्ड है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक जिस्ट है वो। इसके बाद क्या प्रीएम्बल को चेंज कर सकते हैं हम, तो उसके लिए 2 केस याद रखने हैं आपको। बेरूबेरी केस, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट, उसको ओवररूल किया गया इन द केस इन द भारती केस दैट प्रीएम्बल इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन बी अमेंडेड ऑल्सो प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर को ना हिलाया जाए। ठीक है, तो प्रीएम्बल में हमें ये बताया गया। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एज फार एज द प्रीएम्बल इज कंसर्न्ड। जय हिंद।